हेलो एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही सेम टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं, एनसीएफ 2005। कल मैंने आपसे बहुत सारी कमीशंस एंड पॉलिसीज़ डिस्कस करी थी, तो आज हम एनसीएफएससी 2000 एंड एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि ये वीडियो जो है उसी से लिंक्ड है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम टू माय चैनल ऑन सीटीपी मेंटोर बाय राधिका। और कल की क्लास में मैंने एक चीज़ नोट करी है कि कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। प्रोफेसर यशपाल ने जो कमेटी थी उनकी, उन्होंने प्रोफेसर यशपाल जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट का मैंने आपसे नाम पूछा था, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके नेम नहीं बताया है, तो अभी भी आज थोड़ा ध्यान से सुन लेना वीडियो और एंड तक देखना कि अब मैं दोबारा से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो प्रोफेसर यशपाल थे, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट जारी करी थी उस रिपोर्ट का क्या नाम था, ठीक है। आपको उस रिपोर्ट का जो है नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है। और कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसको देख लेना। और आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। वीडियो को प्लीज़ शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। एंड जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नई वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा, उनके लिए भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आया था, यानी कि प्रथम शिक्षा आयोग जब हमारा बना था, वो बना था 1948 में, ठीक है। इसको हम राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं। देन 1968 में हमारी फर्स्ट नेशनल एजुकेशन बनी गई थी। देन 1975 में हमारा सबसे पहला एनसीएफ आया था। देन 1986 में हमारी सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। फिर 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसके बारे में। देन 1992 में पीओए आया था, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको पता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है बहुत बारी आपसे ये सारी चीज़ें कि पीडब्ल्यूटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो पीओए क्या है आपका, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है आपका। देन 1993 में यशपाल कमेटी का गठन किया गया था। ये आपको डेट सारी याद करनी है, मैंने इसलिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट से बता रखा है, स्पेशली डेट्स आपको, ठीक है। फिर 1988 में हमारा दूसरा एनसीएफ आया था। इसके बारे में मैंने आपको वैसे कल इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, एक बार फिर भी मैं आपको हल्का सा रिव्यू दे देती हूँ कि 1988 का जो एनसीएफ आया था उसमें इतने ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किए गए थे। वो जो पुरानी बातें हमने डिस्कस करी थी वही सारा इसमें डिस्कशन किया गया था, यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में जो मैंने आपको 10 ईयर का कल बताया था वही। फिर इन्होंने इसमें त्रिभाषा सूत्र की ही इन्होंने बात करी थी, और सब्जेक्ट को जो है अभियंतर तथा अन्य के आधार पर स्कूलों को, कंप्यूटर को, इन सब की ही इन्होंने बात करी थी। अब आते हैं हमारे थर्ड एनसीएफ पे। पॉलिसीज डिस्कस कर चुकी हूँ, कमेटी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे, सारे कमीशन भी डिस्कस हो चुके हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे एनसीएफ पे। फर्स्ट सेकंड डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड एनसीएफ जो है हमारा वो कब आया, 2000 में। कब आया, 2000 में आया। थर्ड नंबर का एनसीएफ है, फ्रंटलाइन करिकुलम है। इसको हम एनसीएफएसई के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, NCFNCE। कौन से करिकुलम को, NCF 2000 को। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। क्या होगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इस करिकुलम के अंदर, यानी कि ये जो आपका एनसीएफ 2000 आया था, इसमें किन किन चीज़ों की बात करी गई थी। सबसे पहले इन्होंने वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज़्यादा बात करी, यानी कि मूल्य शिक्षा की इन्होंने बात करी है। इसके अंतर्गत इन्होंने यूज़ ऑफ आईसीटी के बारे में बात करी थी कि आपको आईसीटी यूज़ करना चाहिए। आईसीटी की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर से बोल रही हूँ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी ये वाला क्वेश्चन कि हमारे इंडिया के जितने भी स्कूल हैं उसमें आईसीटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2004 में हमारे स्कूलों में आईसीटी को, इंडिया की बात कर रही हूँ, आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। फिर उन्होंने बात करी है एमएलएल की। अब एमएलएल क्या है, ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग।
सबसे पहले जो है एमएलएल के बारे में कौन से एनसीएफ में बात करी गई थी, 1988 के एनसीएफ में बात करी गई थी। उसके बाद फिर एनसीएफ 2000 में बात करी गई थी। ठीक है, एमएलएल की बात सबसे पहले 1988 के करिकुलम में बात करी गई थी। उसके बाद 2000 का जो एनसीएफ था उसमें बात करी गई है एमएलएल के बारे में, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का बेसिकली पर्पस क्या था, इसमें क्या था कि बच्चों को आपको क्या है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है। क्या करना है आपको, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। और इन्होंने क्या बोलता है, एमएलएल जो है इसका अगर आप सृजन करते हैं, ठीक है, आप जो एमएलएल बनाओगे वो दो बेसिस पे बनेगा। और वो दो बेसिस क्या होंगे आपके, वो जो दो आधार होंगे क्या होंगे, एक होगा क्वालिटी एंड एक होगा इक्विटी। हिंदी में क्या होगा, समता और गुणवत्ता के आधार मानते हुए आपको एमएलएल का सृजन करना है। गुणवत्ता यानी कि आपको बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और समता यानी कि इक्विटी, यानी कि हर एक बच्चे को आपको समान अवसर देना है। ठीक है, इक्विटी एंड क्वालिटी, ये दो बातें आपको याद रखनी है। इक्विटी एंड क्वालिटी के बेसिस पर एमएलएल का सृजन करना है। ठीक है, सबसे पहले एमएलएल आपका कब, किसके बारे में कब बात हुई थी, 1988 की करिकुलम में बात हुई थी। उसके बाद एनसीएफ 2000 में बात करी गई थी। देन एनसीएफ 2000 की समीक्षा बैठक जो है 2004 को आयोजित करी गई थी। ठीक है, ये बात भी याद रखना। 2004 में एक चीज़ अभी और हुई थी, इंडिया के जो स्कूल हैं उनमें आईसीटी को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। ठीक है, तो एनसीएफ 2004 की जो समीक्षा बैठक है वो एनसीएफ 2000 की जो समीक्षा बैठक है वो 2004 को आयोजित हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल जी थे। और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ही एनसीएफ 2005 को आकार दिया गया था। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनसीएफ 2005 को आकार देने में किसका हाथ था, ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता कौन थे, तो इसके अध्यक्षता कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। इंग्लिश में बोल देती हूँ, द रिव्यूइंग मीटिंग ऑफ एनसीएफ 2000 वॉज हेल्ड ऑन 2004, किसके द्वारा, बाय प्रोफेसर यशपाल। एंड एनसीएफ 2005 वॉज शेप्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल। बाइलिंगुअल स्लाइड है, ना हिंदी वाले बच्चों को कोई तकलीफ है ना इंग्लिश वाले बच्चों को कोई तकलीफ होगी। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि एनसीएफ 2005। और ये जो एनसीएफ 2005 है ये हमारे 4th नंबर का है। कौन से नंबर का, 4th नंबर का है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एनसीएफ मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 का जो दर्शन है, ठीक है ना, इसकी जो फिलॉसफी है किसके ऊपर बेस्ड है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो जो एनसीएफ 2005 है इसका जो दर्शन है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निबंध लिखा था, उन्होंने एक ऐसे लिखा था। उसके वो जो निबंध लिखा था उस निबंध का नाम क्या था, सभ्यता एवं प्रगति। ये भी आपको जानना जरूरी है, इसको याद रखना अपने माइंड में। रट्टे वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है ये जो मैं आपको करा रही हूँ, बस चीजों को समझो। और जो बच्चे पहले से ही मेरी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उनको ये चीज आप लिंक कर सकते हो। ठीक है ना, ये पहले क्या है, मतलब जो मैंने कल वीडियो आपको अपलोड करी थी उसी से लिंक्ड है ये वाली। तो रट्टे मत मारना, थोड़ा सा अगर 2-3 बार चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो ठीक है, एनसीएफ जो 2005 है आपका, वो किसके एक निबंध से लिया गया है, किन के निबंध से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध से लिया गया है। और इस निबंध का जो नाम है वो क्या था, सभ्यता एवं प्रगति। क्या था, सभ्यता एवं प्रगति। जितनी बार बोलूंगे ना आपके थोड़े माइंड में बैठ जाएगी ये चीजें, सुनने से बहुत फर्क पड़ता है ना। चलो, एनसीएफ 2005 का जो है अनुवाद जो है 22 भाषाओं में किया गया है, यानी कि जो एनसीएफ 2005 है उसका ट्रांसलेशन जो है आपका टोटल 22 लैंग्वेजेस में किया गया है। कितनी लैंग्वेजेस में, 22 लैंग्वेजेस में किया गया है। ये वो 22 लैंग्वेज है आपकी सारी। वैसे आपसे पूछेगा नहीं कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज नहीं है, बट जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया। या फिर कभी आपने अगर नोट भी किया हो, जब आप एनसीएफ कभी आपने डाउनलोड करके पढ़ने की कोशिश करी हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस आती है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 का जो अनुवाद है टोटल 22 लैंग्वेजेस में किया गया है। और ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं आपकी, ये कहाँ पर मेंशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में। ठीक है, ये जो 22 लैंग्वेजेस है आपकी, ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है, उसमें लिस्टेड है आपकी ये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन। देखो आपका जो एनसीएफ 2005 है ना, इसको क्या है, 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया आपका एनसीएफ 2005, आपका 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि देयर आर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। मार्गदर्शी सिद्धांत आपके कितने हैं, 5 हैं। नंबर 1 इज परिप्रेक्ष्य, यानी कि
परिप्रेक्ष्य का बोलेंगे बेसिकली लाइक पर्सपेक्टिव है, क्या विजन रहा है, ठीक है, एनसीएफ 2005 का। देन सेकंड है आपका अधिगम एवं ज्ञान यानी कि लर्निंग एंड नॉलेज। तीसरा है आपका पाठ्यचर्या का क्षेत्र यानी कि करिकुलम का जो आपका एरिया है। फिफ्थ है आपका व्यवस्थागत सुधार यानी कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं, आपको इन सारी चीज़ें ध्यान में भी रखनी है, ठीक है। ये 5 आपको ध्यान में रखनी है ये चीज़ें, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब परिप्रेक्ष्य क्या है यानी कि पर्सपेक्टिव क्या है, व्हाट इज मतलब इसका विजन क्या था आपका, ठीक है। इसका विजन क्या था कि शिक्षा का जो है ना यानी कि जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, जो आप अपने क्लासरूम में लेते हैं, जो अपने स्कूल में लेते हैं, उसको जो है आपको बाहरी जीवन से जोड़ना है। बच्चे की जो एक लाइफ होती है, जो एक रियल लाइफ है ना, उससे आपको कनेक्ट भी करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ बच्चों को स्कूल में पढ़ा दिया, सिर्फ क्लासरूम में पढ़ा दिया, बच्चों को आपने किताबी कीड़ा बना दिया, नहीं। बच्चों को आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो क्या करो उसकी जो रियल लाइफ है ना आउटसाइड द स्कूल जो है, बच्चे को वो वाली लाइफ जो है कनेक्ट करके आप पढ़ा दो। उससे क्या है बच्चों को चीज़ें बहुत जल्दी समझ आती है। तो फर्स्ट में यही मेंशन है, जो इसका फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल था एनसीएफ 2005 का, वो क्या था, परिप्रेक्ष्य यानी कि ज्ञान को आपको, बच्चे के जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है, यानी कि कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ठीक है। बाहरी जीवन से भी आपको जोड़ना है ज्ञान को, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, कभी कभी मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देती हूँ ना आपको, वो क्यों देती हूँ आपको, ठीक है, जिससे क्या है आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, अच्छे से समझ पाए चीज़ों को, आपको रट्टा नहीं लगाना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। सेकंड है आपका अधिगम एवं ज्ञान यानी कि लर्निंग एंड नॉलेज। अब इसमें क्या बात करी गई थी आपकी लर्निंग एंड नॉलेज में, यानी कि आपको क्या है बच्चों को आपको चीज़ें रटवानी नहीं है, ठीक है। बच्चों को रोट मेमोरी से दूर रखो, बच्चों को आपको चीज़ें रटवानी नहीं है, बिल्कुल भी आपको बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना है, इससे बच्चों को दूर रखना है। चीज़ों को अच्छे से समझाओ, बच्चों को रियल लाइफ के एग्जांपल्स दो, बच्चों की लाइफ जो है कनेक्ट करो अपने क्लासरूम के अंदर। उससे क्या है रटवानी नहीं है आपको चीज़ें, बच्चों को अच्छे से समझ आएंगी चीज़ें। बच्चे से लर्निंग बाय डूइंग करवाओ आप, ठीक है। बच्चे क्या है खेल खेल में चीज़ें सीख जाते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे, तो ये सारी चीज़ें आप करवाओ, बट बच्चों से रट्टे मत लगवाओ बिल्कुल भी, ठीक है। चाहे कहानी का माध्यम यूज़ करो, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करो। देन थर्ड आता है आपका पाठ्यचर्या का क्षेत्र यानी कि करिकुलम एरिया। अब करिकुलम एरिया में क्या है कि बच्चों को ना क्या है नॉन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक बताना है आपको, ठीक है। बच्चों को क्या है नॉन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक बनाना है आपको बच्चों को। तो इसमें क्या है कि मतलब आपको एक ऐसा करिकुलम तैयार करना है जिससे क्या है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्या है आपको बच्चों को एक आपको एनरिच्ड करिकुलम बनाना है, बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको किताबों का ही ज्ञान दिए जा रहे हो, जो किताबों में लिखा है बच्चों को वही बता रहे हो, जो किताबों में लिखा है वही बच्चों को बता रहे हो, ऐसा नहीं करना। एक आपको एनरिच्ड करिकुलम बनाना है, और वो करिकुलम कैसा होना चाहिए जिससे बच्चे का क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्या है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना 4 पक्ष पढ़ते हैं हम, जिसमें बच्चा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशल है एंड इमोशनल है, ये सारे एरियाज बच्चे कवर होने चाहिए। बच्चे का हमें ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक जगह बच्चों को नहीं रखना कि सिर्फ और सिर्फ किताबों से आप बच्चों को पढ़ाए जा रहे हो, ठीक है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ मैं आपको, ये सब आपने सुन रखी होगी, पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन फिर हम आते हैं 4th नंबर पे, यानी कि स्कूल और कक्ष का वातावरण, यानी कि स्कूल एंड क्लासरूम का जो आपका इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा। सबसे पहली बात तो ये आपको इसमें क्या करना है, आपको जो है फ्लेक्सिबल एग्जाम, आपको फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम रखना है। क्या है आपको बच्चे का फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम रखना है। ये नहीं कि मतलब आपका क्लासरूम का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए, यानी कि बच्चा डर रहा है एग्जाम से, ठीक है। तो क्या है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, हर चीज़ एकदम फिक्स नहीं कर देनी चाहिए आपको, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन सिस्टम भी। जिसको एग्जाम देना है दे दो, मतलब ये नहीं बोल रही मर्जी है, जैसे कि बोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया है ना कि अगर आपको स्कूल में देना आप स्कूल में भी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब तो स्कूल में देने लगे हैं। बट क्या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे क्या बच्चा भी एडजस्ट कर सके और आप भी एडजस्ट कर सको बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप बच्चों को जो लाइफ है वो इंटीग्रेट करके पढ़ाओ, बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाओ, बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। क्या है बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे आप बच्चों को। देन नेक्स्ट आता है हमारा व्यवस्थागत सुधार, यानी कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स। इसमें क्या होगा, नर्चरिंग एंड आइडेंटिटी अंडर डेमोक्रेटिक कंसर्न ऑफ द कंट्री। और ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो आपके राष्ट्रीय महत्व की जो बिंदुएं हैं, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय महत्व के जो बिंदु है उसको आप अगर आप पाठ्यक्रम में जोड़ेंगे, बच्चे के करिकुलम में जोड़ेंगे, तो ये वाला जो आपका प्रिंसिपल है
ये भी आपका पूरा हो सकता है। तो आई होप सो ये 5 जो प्रिंसिपल्स है ये आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव यानी कि विजन, इसमें क्या होगा, कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बच्चों का जो ज्ञान है जो आप शिक्षा दे रहे हो उसको बाहरी जीवन के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा है अधिगम एवं ज्ञान यानी कि लर्निंग एंड नॉलेज, बच्चों को रोट मेमोरी से यानी कि जो बच्चों को आप चीजें रटवाते हो वो आपको रटवाना नहीं है, उससे बच्चों को दूर हटाना है आपको, ठीक है। तीसरा आपका पाठ्यचर्या का क्षेत्र यानी कि आपको करिकुलम कैसा रखना है, आपको बच्चों को एकदम आपको एनरिच्ड करिकुलम बनाना है, एनरिच्ड आपको पाठ्यक्रम बनाना है। ऐसा पाठ्यक्रम बनाओ कि बच्चों को क्या है, आप उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, क्या है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। उसमें आप बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, एकेडमिक्स की बात भी है, वोकेशनल एजुकेशन भी अब होती है अब आपकी, ठीक है, लैंग्वेजेस हैं, बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज करवाओ, लर्निंग बाय डूइंग करवाओ, बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है ना। देन आपका कहाँ पे थी मैं, स्कूल एंड हाँ स्कूल एंड जो है स्कूल एंड क्लासरूम का आपका एनवायरनमेंट यानी कि स्कूल जो है विद्यालय और कक्षा का आपका वातावरण कैसा होना चाहिए, नॉन थ्रेटनिंग आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एग्जाम सिस्टम्स होने चाहिए आपके स्कूल के अंदर, और आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह करवाएं। देन आपका आता है व्यवस्थागत सुधार यानी कि सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, नर्चरिंग एंड आइडेंटिटी अंडर डेमोक्रेटिक कंसर्न ऑफ द कंट्री। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय महत्व के जो बिंदुए हैं मेन उनको आप पाठ्यक्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको सब्जेक्ट्स को लेके बताएंगी, किसको लेके, सब्जेक्ट्स को लेके। उसकी जो वीडियो है कल आई विल ट्राई कि मैं इसकी जो वीडियो है वो या तो मैं आपकी लाइव ले लूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी आपको जानने हैं कि करिकुलम के कौन कौन से और मतलब सिद्धांत जो है, जो मेन आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो यही 5 है जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी और भी जो है महत्वपूर्ण बातें हैं रिलेटेड टू NCF 2005 वो मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। आई विल ट्राई या तो मैं आपकी लाइव क्लास ले लूँ या फिर रिकॉर्ड ही कर दूँ। तो इसलिए मैं वैसे तो बेहतर रिकॉर्ड करना ही समझती हूँ कि जब भी मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ तो आप लोग ऑनलाइन आते नहीं हो, तो ट्राई करूंगी कि लाइव लूँ या अपलोड ही कर दूंगी। वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो सब्जेक्ट्स को लेके होंगे, ठीक है। जैसे कि EVS है आपका, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, इनके बारे में थोड़ी सी डीप नॉलेज लेंगे कि कब उसको इंटीग्रेट किया गया, फर्स्ट एंड सेकंड की बात जो है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना पेडागोजी के अंदर, तो वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगी। सब्जेक्ट पेडागोजी का मैं इसको नाम ले सकती हूँ, किसका, कल मैं आपसे NCF के जो सब्जेक्ट्स की पेडागोजी उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो कल की वीडियो भी आपको ज़रूर देखनी है। बाकी आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कल की वीडियो और आज की वीडियो से नोट्स बना लेना अच्छे से, इसको अच्छे से और रिवाइज कर लेना। कल के जो मैं आपका टॉपिक लूँगी वो होगा पेडागोजी की जो आपके सब्जेक्ट्स है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। इसका जो PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पर। मैंने कल की इसलिए सेंड नहीं करी जिससे कि आप पूरी कॉन्टिन्यूटी में आपको पूरा मैं एक साथ एक पूरी PDF बना के दे दूँ, ठीक है ना, कल की क्लास की, आज की क्लास की, और कल जो मैं आपको सब्जेक्ट पेडागोजी डिस्कस करूंगी ना, ठीक है, जितने भी EVS हैं, मैथ्स वगैरह, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनका 100 मार्क्स का पेपर आता है ना, उसके अंदर भी सारी डिस्कस होता है कि CDP भी तो आती है आपकी, फिर बाकी आपकी पेडागोजी आती है सारे सब्जेक्ट की, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे मैथ्स है, ये सारी आपकी पेडागोजी भी आती है आपकी। बाकी जो बच्चे सुपर टेट के हैं, UP टेट के हैं, रीड के बच्चे, आपको रीड की आपकी एग्जाम की डेट भी आ गई है, 26 सितंबर आपकी डेट डिसाइड हुई है। तो अब तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो PDF में एक साथ भेज दूंगी कल की और आज की, और जो कल पेडागोजी डिस्कस करूंगी सब्जेक्ट वाली वो भी एक साथ भेज दूंगी। तो परेशान मत होना, तब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाया करो, ठीक है। PDF पे बेस मत रहा करो, जितने ज़्यादा अपने हाथों से नोट्स बनाओगे उतने ज़्यादा क्या है आपके माइंड में वो चीज़ें बैठेंगी। तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल CDP/PedaMentor, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, थोड़ा सा सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलो कल की वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। कल मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी।